हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, यानी बच्चे को अंग्रेजी सिखानी है और हम उससे अंग्रेजी में ही बात करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है अंग्रेजी सिखाने का, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, तो हमें बच्चे को कभी भी किसी भी भाषा को बोलने के लिए बाध्य नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, यानी आप बच्चे को उसकी मदर टंग का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो भाषा को कैसे सीख पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी भाषा सिखाने का प्रयास करेंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम बच्चे को उसकी मदर टंग की सहायता लेकर उसे नई भाषा यानी कि इंग्लिश सिखाने में उसको हेल्प करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11, 6 से 12। तो जो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो 6 से 14 वर्ष के बालक तथा बालिकाओं के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो जो शिक्षक होता है उसको अपने अध्यापन विषय का भी ज्ञान होना चाहिए और बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में ये दोनों ही ऑप्शन इंक्लूड है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी अध्यापक को विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। बच्चे के विकास को सिरस्त सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। विकास सर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि विकास का सिरोध पदोन्मुखी यानी कि सिरस्त सिद्धांत का क्रम है, यानी जो एक बालक का विकास जो होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, लंबवत होता है, हेड टू टो होता है। तो विकास जो है सर से पैर की होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गार्डनर ने 7 बुद्धि के अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है? जो गार्डनर थे उन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताया। कहीं कहीं पे हमें 7, 8 और 11 भी देखने को मिल जाते हैं, बट जो एनसीईआरटी द्वारा गिवन है वो 8 है, तो आप यहाँ पे 8 कर लीजिएगा। तो जो इसमें से है स्थान संबंधी बुद्धि, तो ये गार्डनर द्वारा दी गई 8 टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में से एक है, ये जिसको हम काल्पनिक बुद्धि भी कहते हैं। तो ये गार्डनर के द्वारा दी गई है। और अंतः व्यक्ति बुद्धि यानी इंटरपर्सनल बुद्धि, जैसे कि आप लोग इंटरनेशनल हाईवे वगैरह भी सुनते होंगे, जिसमें कि खुद को और दूसरों की समझने की जो क्षमता होती है वो इंटरपर्सनल के अंतर्गत आती है। तो ये भी गार्डनर के द्वारा दी गई है। भावात्मक बुद्धि यानी कि संवेगिक बुद्धि, तो ये भी गार्डनर के द्वारा बताया गया, बट भावनात्मक बुद्धि गार्डनर की 8 टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। प्याजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। सेंसरी तंत्रिका तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया, औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो जो प्याजे की 3rd स्टेज यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम मूर्त संचालन प्रक्रिया या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, जिसकी अवधि 7 से 12 वर्ष तक की होती है, उसके अंतर्गत बच्चा तर्क करने लगता है चीज़ों को, उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। और 3 चीज़ें और भी आती हैं, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और
सीरियसन यानी ये ऐसे याद रखते, आप CCS से इसको याद रख सकते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब वो चीज़ों को वर्गीकृत कर लेता है, और कंजर्वेशन संरक्षण उसके अंदर आ जाता है, और सीरियशन यानी चीज़ों को क्रम में लगा लेता है, और लॉजिकल थिंकिंग भी इसी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं है? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति, अनुकूलन। तो जो सहयोगात्मक रणनीति है उसमें जो महिलाएं हैं वो स्वीकार्यता और क्रांति, अनुकूलन से संबंधित है, बट प्रतिरोध से संबंधित नहीं रखती है, यानी कि ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने के प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर A और B दिया गया ये दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मकता निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। तो जो वार्तालाप कौशल होता है उसमें भी बालक की रचनात्मकता जो है वो दिखाई देती है, और परियोजना कार्य में भी बालक की रचनात्मकता लगती है, और मौखिक प्रश्न जब हम पूछते हैं तो भी बच्चा की क्रिएटिविटी यानी कि उसकी रचनात्मकता उभर कर बाहर आती है, बट बहुविकल्पी प्रश्न में उसकी रचनात्मकता जो है वो नहीं निर्धारित होती। यानी बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं उसके अंतर्गत हमें बेसिकली 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं उसमें, जिसमें से कि हमको एक सही आंसर चूज करना होता है। तो इसमें बालक की रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी नहीं लगती है। इसमें भी पूछा भी है कि रचनात्मकता निर्धारक को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है, तो बहुविकल्पी प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा जब वे चाहें। तो जब कक्षा में छात्र मेधावी है तो उसे हम समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यता कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना, उपचारात्मक कार्यक्रम के विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना, छात्र की कठिनाइयों का विशेष प्रकृति को जानना। तो जो नैदानिक परीक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य होता है अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना, यानी बच्चे के सीखने में कहाँ पे कमी है उसका हम पता लगाते हैं नैदानिक परीक्षा के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पे। तो जो शिक्षण की खेल पद्धति है वो मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, उनके समकक्षीय की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर आधारित होती है। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये सभी। तो जो प्राथमिक विद्यालय होता है उसमें जो सबसे बेहतर चीज़ मानी जाती है वो होता है बच्चे के द्वारा स्वयं से जो अनुभव किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे बच्चा ज़्यादा एक्टिव है वो ऑप्शन हमेशा सही होता है। तो जो जब बच्चा स्वयं के थ्रू अनुभव करके चीज़ों को सीखेगा तो वो बेहतर तरीके से सीख पाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापकों की भूमिका, विद्यालय। तो जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है वो होता है अध्यापकों की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, यानी कि ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा।
विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उनके शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होता है, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो ये उनके शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है। ये ऑप्शन भी कुछ हद तक ठीक है। ये शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। कभी भी शिक्षा का काम आसान करने के लिए बालों को खेल नहीं खिलाया जाता है। यह समय बिताने का में सहायक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि समय बिताने के लिए हम खेल को नहीं खेलते हैं। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि बच्चा जब खेलता है तो वो सहयोग एक दूसरे का करता है, और साथ ही साथ उसके जो शारीरिक जो संतुलन होता है उसका भी विकास अच्छी तरीके से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को से, उसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। तो जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है उसको हम सामाजिक अधिगम बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो जो एक शिक्षक होता है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को खुद आदर्श रूप से व्यवहार या फिर बर्ताव करके विकसित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं: गुण सिद्धांत, प्रकाश सिद्धांत, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, जो कि फ्रायड के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने बताया कि जो मस्तिष्क होता है, यानी जो मन होता है हमारा, उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं: इदम, अहम और पराहम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज की सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।